हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। DSSB के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखिए, आप जितना इन वीडियोस को शेयर करेंगे, जितना आप इनको सपोर्ट करेंगे, उतना ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट जो है फ्रीली यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रीड करके आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं कि इसका आंसर ये है, आपको इतने टिप्स, इतने ज्यादा आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 आया हुआ है। इन क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप या RS फ्लिप फ्लॉप एक ही बात है, द आउटपुट इज रिमेन एज प्रीवियस आउटपुट अंटिल। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, उस फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू कब चेंज होती है, मतलब जब हम उसमें क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं उसके बाद उसमें क्या आता है, चेंजेस अकर होते हैं। तो चाहे हम बात करें यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके टेबल की बात करें कि क्या वैल्यू जनरेट करता है, तो ये टेबल की वैल्यूज को यहाँ पे नहीं पूछ रहा। जैसे मैं आपको बता दूं कि SR फ्लिप फ्लॉप जो है 0 0 पे जो है वो सेम वैल्यू रहती है, 0 1 पे यहाँ पे अगर सेट है तो सेट रहेगा, रीसेट है तो रीसेट रहता है, और 1 1 पे ये कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं करता। तो ये एक्चुअल में इसका सिंपल टेबल है। आपको सारे SR, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप है, T फ्लिप फ्लॉप है, इनके टेबल्स याद होने चाहिए, इवन इनके एक्साइटेशन टेबल भी आपको याद होने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे सिंपल इसका आंसर क्या आएगा, B, दैट इज CP इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CP? क्लॉक पल्स। देखो, जब तक आपने क्लॉक पल्स ही अप्लाई नहीं की, ऑब्वियसली कोई चेंज अक्कर ही नहीं होगा। तो जैसे ही क्लॉक पल्स आपने 1 कर दी, क्लॉक पल्स आपने जैसे ही 1 कर दी, साथ के साथ जो है वो चेंजेस अक्कर होने लग जाएंगे। तो जब तक CP की वैल्यू 0 है तब तक प्रीवियस वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेंगी। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो CP इज इक्वल टू 0 मतलब क्लॉक पल्स जब तक अप्लाई नहीं करोगे, जब तक वो रीसेट पे है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने उसको सेट कर दिया, जैसे ही आपने उसको 1 कर दिया, साथ के साथ चेंजेस अक्कर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, K मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है K मैप के ऊपर। K मैप इज यूज टू, तो देखो यहाँ पे K मैप जो है जनरली हम मिनिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने मिनिमाइजेशन के लिए कोई क्वेश्चन दिया लाइक SOP या फिर POS टर्म दिया, इन्होंने तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, आपको लाइक कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार मैं कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन कर जाता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन ही करने चाहिए, और स्पेशली DSSB में कंप्यूटर साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत ही बेसिक लेवल के आए हुए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइसेस पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार जरूर चेक करें, आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी उसमें मिलेंगे। आप उन टेस्ट को आप एक बार चेक करें, उनको अटेम्प्ट करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जनरली आते हैं इस एग्जाम में। तो देखो, K मैप इज यूज टू, यहाँ पे अगर हम बात करें K मैप की, तो ये जनरली यूज करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स, मतलब जो नंबर ऑफ गेट्स हम यूज करते हैं टू इंप्लीमेंट लाइक अगर मेरे पास लेट्स से AB प्लस C, कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है, कोई भी हमें लाइक सम ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूज दी हुई है, तो अगर मुझे उसको इंप्लीमेंट करना तो जनरली हम NAND गेट से, NOR गेट से हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, तो नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो K मैप एक्चुअल में हेल्प क्या करता है, गेट्स को मिनिमाइज करने में, ताकि जो मेरा सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स ना बने, वो इजी बन जाए। तो ये जो है आंसर इसका B आएगा, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स ओनली इन द डिजिटल सर्किट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लेक्सर, ALU एंड रजिस्टर, और कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो देखो, पहले तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो वैल्यूज है, जो आउटपुट है, वो करंट वैल्यू पे डिपेंड करती है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट की जो आउटपुट है वो करंट प्लस प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आपको ये पॉइंट पता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में आएगा कि यार
प्रीवियस वैल्यू मेरे को मिलेगी कहां से? अगर वो वैल्यू कहीं पे स्टोर ही नहीं है तो मेरे को मिलेगी कैसे? तो यानी मेरे को वो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, पुरानी वैल्यू। तो स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। तो यहां पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि जो सी है दैट इज रजिस्टर, इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। तो देखो कई बार क्या होता है कि एक आधी ऑप्शन भी आपको पता लग जाए ना, इस तरीके से कोई ना कोई पॉइंट आपको याद हो, तो आपके कुछ ऑप्शंस जो है ना लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले इस टाइप के क्वेश्चन में अपने आप इग्नोर हो जाते हैं, मतलब अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे अब देखो इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी अपने आप जो है वो कैंसिल आउट हो गया। रीजन उसका क्या है? क्योंकि सी का आपको पता लग गया कि रजिस्टर जो है वो 2 है, दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्सर और एएलयू की, तो मल्टीप्लेक्सर जो है दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, एज वेल एज एएलयू दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर हम अर्थमेटिक इक्वेशंस या फिर लॉजिकल एंड और की वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं। तो इनके केस में हमें कोई रजिस्टर नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये जनरली डायरेक्टली क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है। हाँ, एएलयू वगैरह के साथ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है, अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, लेकिन वो एएलयू का पार्ट नहीं है, एएलयू से अलग से वो काम करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर एंड एएलयू इज सिंपली द कॉम्बिनेशन सर्किट। सो आंसर आपका आएगा सी, दैट इज A1 B1 C2। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूनिट हैज द लोएस्ट एक्सेस टाइम? बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको देखो मैं बार बार सिंपल लेवल का क्यों बोल रहा हूं, मे भी हो सकता है मेरे को सिंपल लेवल के लग रहे हो, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि ये सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पे मैं बता दूं वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि उससे आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर पता लगेगा, आपको कहीं ना कहीं 8-10 क्वेश्चन आपको और ज्यादा पता लगेंगे कि कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो एक्सेस टाइम की बात करें तो सबसे लोएस्ट एक्सेस टाइम जो है अब तक वो है रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स के बाद आते हैं कैश मेमोरी, कैश के बाद आती है हमारे पास रैम, और रैम के बाद आती है हमारे पास जनरली हार्ड डिस्क। तो अगर हम बात करें एक्सेस टाइम ऑफ हार्ड डिस्क इज द मैक्सिमम एंड रजिस्टर के केस में ये है मिनिमम, अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूं। और अगर आपको कॉस्ट पूछ लें तो ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। तो ये इनके बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता होने चाहिए। और ये जो पूरी हायरार्की है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लें। तो ये यहाँ पे लोएस्ट एक्सेस टाइम कह सकते हो या जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, क्योंकि जो फास्टेस्ट होगा एक्सेस टाइम उतना ही कम होगा। तो रजिस्टर इज द लोएस्ट एक्सेस टाइम डिवाइस। नेक्स्ट, व्हाट डज द सिस्क एंड रिस्क मीन? तो देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं पूछा, कोई डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल इनके बीच में जो है वो डिफरेंस पूछा हुआ है या इनकी डेफिनेशन ही पूछी हुई है कि सिस्क एंड रिस्क की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो सिस्क एक्चुअल में होता है क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, एंड रिस्क क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बी इसका डायरेक्ट बन जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट, अ 32-bit एड्रेस बस अलाउज एक्सेस टू अ मेमोरी ऑफ कैपेसिटी। देखो अगर हमारे पास एड्रेस बस है 32-bit, तो ये एक्चुअल में क्या कह रहा है कि ये कितनी वैल्यूज को कैपेबल है, मतलब कितनी वैल्यूज को ये होल्ड कर सकती है। अगर आपको दिया हुआ लाइक इस तरीके से कि 32 बिट्स है, तो अगर आपको उसका साइज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं 2 रेज़ टू पावर में कर देते हैं। मतलब लेट्स से अगर आपको दिया हो कि 4 बिट अगर आपको दी हो, तो आपको अगर कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, हमेशा याद रखना 2 रेज़ टू पावर 4 में कर देना। तो 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है 16, और ये एक्चुअल में क्या होता है 16 इज नॉट अ नंबर, इट इज अ रेंज। तो रेंज क्या बनेगी 0 से 15। और ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पे 32 बिट एड्रेस है, तो कितनी वैल्यूज को ये कैरी कर सकता है 2 रेज़ टू पावर 32, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 2 into 2 raised to power 30, and 2 raised to power 30 एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ गीगा। 2 raised to power 30 is a giga, 2 raised to power 20 is a mega, 2 raised to power 10 is a kilo, and 2 raised to power 40 is a टेरा। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो 2 रेज़ टू पावर 30 क्या है गीगा, और यहाँ पे हमें बिट्स में दी हुई है वैल्यू, हाँ बिट्स में, तो इसको एज इट इज बिट्स में ले लो। और आगे क्या बचा 2 रेज़ टू पावर 2, तो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 4, तो टोटल आंसर क्या आ गया आपका 4 गीगा बिट्स। तो ये आपका आंसर डी जो है वो राइट बैठेगा, दैट इज 4 गीगा बिट्स। नेक्स्ट, पाइपलाइनिंग।
अब देखो पाइपलाइनिंग जो है वैसे गेट और यूजीसी नेट के एग्जाम से देखें तो बहुत डीप में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल यूज किया हुआ कि पाइपलाइनिंग हम यूज क्यों करते हैं या फिर सीपीयू की परफॉर्मेंस जो कैसे इंप्रूव करता है, क्योंकि पाइपलाइनिंग काम करता है पैरेलल में। पैरेलल मतलब कि एक ही टाइम पे हम एक काम करने के बजाय पैरेलली मल्टीपल टाइम जो है वो मल्टीपल काम करते हैं। मतलब एक अगर इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है तो दूसरा इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा उसी टाइम पे, तीसरा एग्जीक्यूट करेगा, चौथा राइट बैक करेगा एक ही टाइम पे। तो ये एक्चुअल में जो है वो पैरेललिज्म का एग्जांपल है, दैट इज अ पाइपलाइनिंग। सो दिस इज अ, तो इसमें आंसर आएगा आपका सी, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरेललिज्म। तो उसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और विदाउट पाइपलाइनिंग और विद पाइपलाइनिंग सीपीयू की परफॉर्मेंस कैसे होती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट का भी पता लग जाए कि पाइपलाइनिंग होती क्या है। नेक्स्ट, द सिस्टम बस इज मेड अप ऑफ। तो सिस्टम बस जो है वो डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, क्योंकि सिस्टम बस में हम डेटा भी ट्रेवल करता है, कंट्रोल मतलब कंट्रोल सिग्नल्स उनको ट्रेवल करवाते हैं, और एड्रेस जो है वो भी क्या होते हैं, ट्रेवल होते हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैश मेमोरी एनहांसेस। तो कैश मेमोरी एक्चुअल में हम यूज करते हैं इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ईमैट। मतलब अगर हमें कैश में से हिट हो गया, मतलब कैश को अगर हमने पहले, हम क्या करते हैं कि लाइक अगर सीपीयू किसी चीज को ढूंढेगा वो पहले कैश में ढूंढेगा, अगर कैश में मिल गया तो डायरेक्ट सीपीयू को मिल गया, लेकिन अगर कैश में नहीं मिला तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, रैम से या हार्ड डिस्क से उसको एक्सेस करना पड़ता है। तो जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरा हिट होता है तो कैश को एक्सेस करने का जो टाइम है उसको हम यूज करते हैं, और अगर मेरा कैश के अंदर नहीं मिलता दैट इज कॉल्ड अ मिस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैश में ढूंढा नहीं मिला, फिर हमने जो है वो रैम के अंदर या फिर जो भी आपको 2 लेवल 3 लेवल मेमोरी दी हुई है उसके अंदर हम ढूंढते हैं। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का। तो दैट इज द आंसर सी। नेक्स्ट, अ हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा हुआ है। हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब जैसे अगर हम बात करें आपके कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड पे मैंने कोई बटन प्रेस किया, साथ के साथ एक इंटरप्ट टक्कर होगा। इंटरप्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोग्राम कोई चीज ऑलरेडी रन कर रही है तो बीच में हम उसको स्टॉप कर रहे हैं और किसी और काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब कोई चीज ऑलरेडी रन करती है तो उसको हम बीच में स्टॉप करके किसी और जगह पे अपनी प्रोसेसिंग लेके जा रहे हैं। जब वो काम कंप्लीट हो गया हम वापस अपने पुराने काम पे चले जाएंगे। ये एक्चुअल में मतलब है किसका, इंटरप्ट का। और ये कौन हैंडल करता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR इसको परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा हुआ है कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो जनरली कब अक्कर होते हैं, या होता क्या है, जब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं। लाइक मेरा कीबोर्ड से मैंने कुछ प्रेस किया, माउस को मैंने अगर हिलाया तो साथ के साथ क्या होगा, एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होगा। तो ये एक्चुअल में IO डिवाइसेस की वजह से जो है वो इंटरप्ट अक्कर होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को हल्का सा डाउट है क्योंकि एक्सटर्नल इंटरप्ट भी, क्योंकि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है जनरली एक्सटर्नल डिवाइसेस की वजह से अक्कर होते हैं, लाइक कीबोर्ड है, मॉनिटर है, तो इसका आंसर जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट भी आ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर जो है वो क्या बन रहा है, IO इंटरप्ट, दैट इज इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। थैंक यू।